एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं प्रियंका गोस्वामी हमारी अपनी इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक क्या है मैम? टॉपिक है हमारे पास में होमोलिटिक। आज का टॉपिक जो है वो है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या है भाई आज का टॉपिक? मैम आज का टॉपिक है हमारे पास में होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब सबसे पहली चीज तो मैम ये फिजन मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस फिजन? तो बेटा फिजन का मतलब होता है कोई चीज का टूटना। फिजन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बॉन्ड, देखो लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉन्ड है दैट इज ए बॉन्ड बी। अब ये क्या हो जाएगा मैम? अभी हमारे पास एक बॉन्ड है, मान लो बेटा अब अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो बॉन्ड के टूटने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है फिजन होना। बॉन्ड के टूटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मैम? किसी भी बॉन्ड के टूटने की इस प्रक्रिया को कहते हैं हम बॉन्ड का फिजन हो जाना। क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं फिजन हो जाना। जैसे कि मैम जैसे कि हमारे पास ए सिंगल बॉन्ड बी। अब ये क्या कर जाएगा मैम? ये जो हमारे पास ए बॉन्ड बी है ये क्या करेगा मैम? ये फिजन करेगा, यानी ये टूट जाएगा। इसके टूटने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे मैम? हम बोलेंगे बॉन्ड फिजन, है ना जी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द क्लीवेज। हम लिख सकते हैं द क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब भी बेटा टूट नहीं होता है। द क्लीवेज और ब्रेकिंग, द क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड। समझ लेना, अगर ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तुमसे फिजन नाम से भी पूछा जा सकता है, ये क्लीवेज नाम से भी पूछा जा सकता है और ये ब्रेकिंग नाम से भी पूछा जा सकता है। तो समझने वाली बात ये है कि द क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, अब ये किसको क्या कहेंगे मैम? इसको फिजन बोलेंगे। और जब फिजन की बात करोगे तो बेटा तीन प्रकार से फिजन हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? द क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड कैन टेक प्लेस from three methods या by three methods, can takes place by three methods, कौन कौन से वो मेथड होते हैं? क्या क्या मेथड होते हैं जरा मैम ये बता दीजिए हमें। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? जरा मेथड्स हमें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लीजिएगा बच्चा। लेट अस सपोज हमारे पास में ए सिंगल बॉन्ड बी है। क्या है मैम? ए सिंगल बॉन्ड बी है। अब आप कुछ इस तरीके से तोड़ते हो इस बॉन्ड को कि एक बॉन्ड, यहाँ पे एक और बात समझ लेना बेटा कि लेट अस सपोज हमारे पास क्या होगा मैम, आपके पास अगर कोई बॉन्ड है ए सिंगल बॉन्ड बी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि बेटा ये जो बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो एक बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं बराबर बराबर दोनों में भाग दूं, दोनों में डिवाइड कर दूं, ऐसा समझो जैसे कि बेटा आप दो भाई बहन हो, आप दोनों भाई बहन के पास में आपके घर पे अभी इस वक्त एक रोटी है, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? मम्मी आपके पास आधी रोटी आपको देंगी, आधी रोटी आपके भाई को देंगी, ऐसा सेम चीज करेंगी ना। इसको बेटा बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, यानी बराबर बराबर हिस्सों में दो चीजों में बांट देना। दिस इज होमोलिटिक फिजन, यानी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा? ये एक देखिए इलेक्ट्रॉन मैम इसको मिल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैम इसको मिल गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को कहते हैं होमोलिटिक फिजन। This process is called as homolytic fission। क्या बोला जाएगा मैम? इस प्रोसेस को बोला जाएगा homolytic fission। ठीक है जी, तो ये हो गया होमोलिटिक फिजन। अब सेम चीज मैं अगर यहाँ पर कर देती हूँ, कैसा सेम चीज मैम? देखिए एक बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ये भी मैंने तोड़ दिया और हमने क्या किया मैम? और हमने ये भी तोड़ दिया। जब हमने दोनों को अलग अलग तोड़ दिया तो हमें क्या मिला मैम? देखिए एक आपको ये रेडिकल यहाँ पर भी मिल गया और दूसरा रेडिकल आपको कहाँ मिल गया मैम? दूसरा रेडिकल हमें यहाँ मिल गया। अच्छा, इनको बोला क्या जाता है बेटा? इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। हम लोग पढ़ चुके हैं जीओसी में, देखो इसीलिए मैंने बोला था कि जीओसी बहुत ध्यान से पढ़ लेना, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जो रेडिकल्स वहां पढ़े थे वो रेडिकल्स आज यहाँ काम आ गए। क्या बन गया मैम? हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। हम तो फ्री रेडिकल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हम काफी कुछ देख चुके हैं। देखो वही फ्री रेडिकल्स हमें मिल गया। क्या होते हैं फ्री रेडिकल? जो अभी तक नहीं जान पाया है मैं उनको बता दूं, फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट होते हैं और इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेटा आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले तो जाकर उन वीडियोस को खत्म करो, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे तब तक आगे के जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं आपको समझने में दिक्कत आएगी।
आप सही से समझ नहीं पाओगे। तो पहले तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर के पहले पूरी देखना, उसके बाद में यहाँ पर ये वाली वीडियोस कवर करना, अगर नहीं देखी है तो पहले चीज में क्या हुआ मैम, अगर जो हमारा पहला तरीका आपने बताया उस तरीके में क्या बन गया मैम, उस तरीके में आपका रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर ए और बी सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एलिमेंट होंगे, ये चीज लिख दो, ए एंड बी आर हैविंग A and B are having same electronegativity। जो A और B है ये लोग कैसे होने वाले हैं मैम, ये दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं मैम, ये दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। ऐसा समझिएगा, जब तक दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के होंगे तब ही होमोलिटिक फिजन पॉसिबल है, अदरवाइज होमोलिटिक फिजन पॉसिबल आपके पास में नहीं होने वाली। जैसे कि मान लो एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस सपोज बेटा A सिंगल बॉन्ड B है, और लेट अस सपोज जो बेटा B है वो कैसा है मैम, जो B है ना वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। B कैसा है मैम, जो B है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है, मैं बता भी चुकी हूं पहले, फिर से बता दे रही हूं। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जितनी टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं मैम, उसको हम बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यानी अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बताऊं, आम भाषा में बताऊं, तो आप दो भाई बहन हो और आप दोनों भाई बहनों में जो सबसे ज्यादा जिद्दी होने वाला है, जो सबसे ज्यादा जिद्दी होने वाला है वो क्या करेगा, वो रोएगा, मम्मी से कहेगा मम्मी पूरी रोटी मुझे चाहिए। अब वो बहुत जिद्दी है, वो रोएगा, तो आपकी मम्मी को मजबूरी में उसको रोटी देनी पड़ेगी। मम्मी आपसे बोलेंगी बेटा थोड़ी देर रुक, मैं तुझे दोबारा रोटी बनाकर दूंगी। ऐसा होता होगा आपके घर पे, आपके छोटे भाई बहन जो बहुत शैतान होंगे, वो रोने लगते होंगे, वो जिद्दी होंगे। तो ऐसा समझो, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जो जिद्दी होता है, वो क्या करेगा, वो मैम ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो दोनों को अपनी तरफ बुला लेगा। वो बराबर बराबर नहीं बटने देगा, वो दोनों को अपनी तरफ बुला लेगा। और अगर दोनों को अपनी तरफ उसने बुला लिया तो बेटा बेचारे ए पे रह गया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास तो आप, अगर आप हो, आप तो प्यारे बच्चे हो, आपके पास तो रोटी आई नहीं, तो आप भूखे ही रह गए हो, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन वो जो आपका छोटा भाई या छोटी बहन थी जो थोड़ी सी जिद्दी थी, उसने पूरी रोटी ले ली और उसके ऊपर क्या आ गया मैम, उसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। अब एक इसी का दूसरा केस समझते हैं, इसी का हम एक और केस समझने की कोशिश करते हैं। क्या है वो केस, समझिएगा। लेट अस सपोज हमारे पास ए सिंगल बॉन्ड बी है और इस बार क्या हो जाएगा, इस बार जो ए है आपका वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी इस बार आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, इस बार आप थोड़ी ज्यादा जिद कर रहे हो। अगर तो आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, अगर तो आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो आप क्या करोगे, फिर इस बार आप बोलोगे कि मम्मी पूरी रोटी मुझे ही चाहिए, मैं इसको नहीं लेने दूंगा। अब आप अपनी छोटे बहन या भाई के आगे नहीं झुकोगे। तो फिर अब क्या हो जाएगा, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये जो एक बॉन्ड है जो दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, दोनों किसकी तरफ आ जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले की तरफ। तो अब देखो, अब ए पे कौन सा चार्ज होगा मैम, इस बार ए वाला जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पे चार्ज कौन सा आता है, निगेटिव। तो यहाँ ए पे कौन सा चार्ज आएगा मैम, इस बार ए पे आएगा निगेटिव चार्ज, और बी पे क्या आ जाएगा, बी पे आ जाएगा मैम पॉजिटिव चार्ज। डन, बी पे क्या आ गया मैम, बी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके की चीजें हमें मिलेंगी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज समझना है मैम, देखो भाई, अगर कभी भी हमारे पास किसी भी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर कभी किसी सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया मैम, इसका सीधा मतलब हो गया कि वो कार्बोकैटायन के जैसा स्पीशीज होगा। कार्बोकैटायन के जैसा स्पीशीज होगा, या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने वाला है। कैसा होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने वाला है। सिमिलरली अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो कार्बेनाइन के जैसा स्पीशीज होगा। या हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होने वाला है। कैसा होने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है मैम, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पर पीछे और क्या लिख सकते हो, यहाँ पर पीछे लिख सकते हो कि A इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन B। यहाँ पर हम पीछे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट A is more electronegative than B। हम लिख सकते हैं A is more electronegative than B। और सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, B is more electronegative than A। सेकेंड वाले केस में B is more electronegative than A।
सेकेंड वाले केस में क्या हुआ है, सेकेंड वाले केस में मैम जो बी है हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ए से। इसमें जो पहले टाइप की क्लीवेज है उसको क्या बोलेंगे, अब लिखिए द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज, अब यहां पर लिखिएगा द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज, या फिर इसी क्लीवेज को फिशन भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड एज क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है होमोलिटिक फिजन। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारी पहली टाइप की क्लीवेज हो रही है या फिजन हो रही है इसको बोला जाता है होमोलिटिक फिजन। दिस इज कॉल्ड एज अ होमोलिटिक फिजन। डन। ये चीज तो मैं तुमको पहले भी बता देती हूँ, मैंने अभी भी बता दिया कि जो हमारी पहली टाइप की क्लीवेज थी उसको क्या बोल देंगे, जो पहली टाइप की क्लीवेज थी उसको होमोलिटिक फिजन बोल देंगे, जहां पर बराबर बराबर मात्रा में दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया होमोलिटिक फिजन। डन। तो पहले वाली तो हमारे पास जो है वो हो गई होमोलिटिक फिजन। अब जरा ये बताइएगा जो दूसरी और तीसरी वाली क्लीवेज है उनको क्या बोलना चाहिए, मुझे ये बताइए। बताइए, जो हमने होमोलिटिक फिजन की बात कराया है उसमें क्या मिलेगा मैम, होमोलिटिक फिजन के बाद जो आपने कराया है उसमें कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन जैसी स्पीशीज हमको मिल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर अब हम होमोलिटिक फिजन की ही बात करें तो इसमें क्या होता है मैम, इसमें देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि होमोलिटिक फिजन, हम लिख सकते हैं कि होमोलिटिक फिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ homolytic fission leads to the formation of very reactive intermediates, formation of very reactive intermediates, very reactive intermediates। और इन reactive intermediates को क्या बोला जाता है, इन reactive intermediates को ही बोला जाता है free radicals। इन reactive intermediates को ही क्या बोलते हैं, इन reactive intermediates को ही फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। तो यहाँ हुई थी होमोलिटिक फिजन जिसके पास में हमारे पास क्या मिल गया, फ्री रेडिकल्स मिल गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, होमोलिटिक फिजन में क्या होता है मैम, इन होमोलिटिक फिजन अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, यहां पर लिख सकते हो इन होमोलिटिक फिजन, in homolytic fission a covalent bond breaks, a covalent bond breaks। किस किस चीज में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो जाएगा, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो दोनों बराबर बराबर हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होके किस तरीके से ब्रेक होगा, क्या ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड हो जाएगा मैम, इस तरीके से ब्रेक होता है कि हर एक फ्रेगमेंट के पास एक रेडिकल मिले, यानी इन होमोलिटिक फिजन अ कोवेलेंट ब्रेक्स इन सच अ वे, in such a way that each fragment gets an unpaired electron, gets an unpaired electron। इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको हम बोलेंगे बेसिकली हमारा होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या हुआ मैम, कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि हर एक फ्रेगमेंट के पास क्या मिल रहा है मैम, हर एक फ्रेगमेंट के पास यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और इसी को हम क्या बोलेंगे मैम, इसी को हम रेडिकल्स बोलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, होमोलिटिक फिजन, इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना कि होमोलिटिक फिजन usually occurs in non-polar bonds। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, पहले लिख लो, इट यूजुअली अकर इन non-polar bonds। अच्छा, पोलर बॉन्ड्स और नॉन पोलर बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है, समझ लो यहाँ पर बहुत अच्छे से। पोलर बॉन्ड्स वो होते हैं जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पाया जाता है, जहां अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज पाई जाती हैं उनको हम बोल देते हैं पोलर बॉन्ड्स। और जब जब पोलर होता है तब तब कभी होमोलिटिक फिजन नहीं होता, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन को छीन के अपनी तरफ ले जाएगा, चार्ज्ड पार्टिकल्स ही मिलेंगे हमें। होमोलिटिक फिजन यानी बराबर बराबर हिस्सेदारी कब होगी, बराबर बराबर मात्रा में आपका बॉन्ड तभी टूटेगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन दिस केस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both elements, the electronegativity of both elements must be same, या must रहने देते हैं, हम लगा देते हैं elements remain same,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी रहती है मैम? ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहते हैं। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट बोल सकते हैं कि जब जब हमारे पास रेडिकल बनेंगे या जब जब होमोलिटिक फिजन होंगे तो कहाँ होंगे मैम? नॉन पोलर बॉन्ड्स में होंगे। किसमें होंगे? नॉन पोलर बॉन्ड्स में। जबकि जो सेकेंड एंड थर्ड टाइप के थे वो कैसे थे मैम? वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन थे। तो यहाँ पर लिख दीजिए द सेकेंड एंड थर्ड केसेस, द सेकेंड and third cases, the second and third cases are the cases of, are the types of heterolytic bond fission, are the types of heterolytic bond fission। जो हमारे पास सेकेंड और थर्ड वाले ऑप्शन थे वो किसके थे मैम? जो सेकेंड और थर्ड वाले ऑप्शन थे दे आर द केस ऑफ हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, क्यों भाई हेट्रोलिटिक फिजन के क्यों थे? क्योंकि मैम यहाँ पर हमें चार्जेस रिसीव हो रहे थे। इनकी वजह से क्या मिल रहा था मैम? इनकी वजह से हमें आयनिक चार्जेस रिसीव हो रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, हम लिखेंगे विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, which leads to the formation of ionic charges। इनकी वजह से क्या रिसीव हो रहा था? इनकी वजह से हमें आयनिक चार्जेस रिसीव हो रहे थे। अब आयनिक चार्ज का मतलब क्या होता है मैम? आयनिक चार्ज का मतलब हो सकता है, आप कह सकते हो कि आपको कैटायन भी रिसीव हो सकता है, आपको एनायन भी रिसीव हो सकता है। तो हमें क्या रिसीव होंगे मैम? हमें कैटायन, हमें आयनिक चार्ज रिसीव होंगे। यहाँ पर लिख लो दीज आर ऑल्सो वेरी मच रिएक्टिव, लिखिए दीज आर ऑल्सो वेरी मच रिएक्टिव, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। and they are of two types of course, and they are of two types, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? एक होगा आपका कैटायनिक चार्ज, दूसरा हो जाएगा आपका एनायनिक चार्ज। तो यहाँ पर लिखिए they are of two types, जिसमें से पहला हो जाएगा कैटायनिक चार्ज। कैटायनिक चार्ज मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारे पास एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज का मतलब क्या होता है? एनायनिक चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज होता है जो कैसा कैरी करता है मैम? जो निगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा होता है। ठीक है जी, ये कौन से चार्ज कैरी करते हैं मैम? निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास कार्बन पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट पेज पे लिखो द कार्बन एटम, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा द कार्बन एटम containing a positive charge, containing a positive charge are called as, are called as, अब ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इनको बोला जाता है कार्बोनियम आयंस। दे आर कॉल्ड एज कार्बोनियम आयंस। तो जितने भी कार्बन होते हैं और अगर इन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इनको क्या बोल देंगे मैम? इनको हम बोल सकते हैं कार्बोनियम आयंस। ठीक है, और अगर कोई कार्बन एटम ऐसा है जिसपे निगेटिव चार्ज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको कार्बन आयंस बोल सकते हैं। लिखिएगा द कार्बन एटम, लिखिएगा द कार्बन एटम containing, the carbon atom containing a negative charge, containing a negative charge that is कार्बन के ऊपर नेगेटिव, are क्या बोला जाता है इनको मैम? दे आर कॉल्ड एज कार्बन आयंस। लिख लो आर कॉल्ड एज कार्बन आयंस, इनको हम बोलेंगे कार्बन आयंस। तो ये बात ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग। अगर कभी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे कार्बोनियम आयंस, और अगर कभी एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैम कार्बन। चलो अब इस फिजन के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, इस फिजन के एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास में CH3Cl है, लेट अस सपोज हमारे पास में CH3Cl है। अब ये क्या होगा? अगर अब हम इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करते हैं, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं, तो एक बॉन्ड इधर जाएगा, एक बॉन्ड इधर। दैट मीन्स हमें एक तो CH3 फ्री रेडिकल रिसीव होगा और दूसरा क्या रिसीव होगा? दूसरा हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल रिसीव होगा। क्या रिसीव हुआ? जैसे ही हमने मिथाइल क्लोराइड का यहाँ पर बेसिकली फ्री रेडिकल से क्लीवेज करवाया, हमें मिला CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? इस क्लीवेज को बोलते हैं, इस फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन।
व्हाट दिस फिजन इज कॉल्ड, दिस फिजन इज कॉल्ड एज अ होमोलिटिक फिजन। जब एक बॉन्ड को क्या किया गया, जब एक बॉन्ड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, सेम हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो गए, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिजन्स। जब किसका फॉर्मेशन हुआ, जब फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर मैम, यहाँ फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। ऑन द अनदर हैंड अगर मैं वापस से यही एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मैंने वापस से यही एग्जांपल लिया, और अब सुनो, अब जो क्लोरीन है वो यहाँ पर CH3 यानी कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा मैम, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, खींच लेगा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। क्या बचेगा मैम, मिथाइल पे तो देखिए आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई मैम, मिथाइल पर तो देखिए आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा मैम, क्लोरीन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। यानी इस फिजन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोलिटिक फिजन। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक फिजन। इस फिशन को क्या बोल दिया हमने मैम, इस फिशन को हेट्रोलिटिक फिशन बोल दिया, जिसमें हमें क्या रिसीव हुआ, जिसमें आपको मैम आयनिक चार्जेस रिसीव हुए, जिसमें हमें आयनिक चार्जेस ही रिसीव हुए हैं। क्या रिसीव हुए हैं मैम, अगर हम होमोलिटिक फिजन कराते तो हमें फ्री रेडिकल्स रिसीव होते, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कराया, हमने जब हेट्रोलिटिक फिजन कराया, यानी किसी एक तरफ अब हमने जब फिजन कराया तो क्या रिसीव हुआ, तब मैम हमें यहाँ पर रिसीव हो गए हैं आयनिक चार्जेस। क्या रिसीव हो गए मैम, अब यहाँ पर आपको आयनिक चार्जेस जो हैं वो बहुत ही आराम से रिसीव हो गए। तो इसको क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है फिजन। क्या बोलेंगे इसको मैम, दिस इज कॉल्ड एज द फिजन। आप किसी भी प्रकार से करा सकते हो, आप चाहो तो होमोलिटिक फिजन करा सकते हो, आप चाहो तो हेट्रोलिटिक फिजन करा सकते हो। एक बार वापस से रिकैप ले लेते हैं बेटा। होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है दो बराबर बराबर हिस्सों में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड एज अ होमोलिटिक फिजन। जैसे कि हमारे पास ए बॉन्ड बी था, अब इसका हमने क्लीवेज कर दिया, अगर बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया तो ए रेडिकल बी रेडिकल अलग मिल गया। होमोलिटिक फिजन से मिलता क्या है मैम, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होने वाली है, बिल्कुल सेम। याद रखना, जब जब होमोलिटिक फिजन होगा तब तब नॉन पोलर टाइप के ही कंपाउंड्स लोगे, यानी ऐसे कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, जिनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी दो बराबर बराबर हिस्सों में हम बांट सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो क्या करना है मैम, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो होमोलिटिक फिजन होगा और रेडिकल्स बन जाएंगे। अगर तो मैम हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया थोड़ा सा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा मैम, अगर ऐसा होता है तो आयनिक चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अब आयनिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं मैम, आयनिक चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, एक कार्बेनाइन भी हो सकता है। और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है वो नाम, वो नाम होता है मैम कार्बोनियम आयन, वो नाम होता है कार्बोनियम आयन, और ये याद रखना है आपको। या तो कार्बोनियम आयन बोल देंगे या तो कार्बोकेटाइन हम बोल सकते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कार्बन आयन बोल देंगे, है ना। उसके अलावा जो हमारा पहला केस है वो कैसा फिजन है मैम, जो पहला केस है वो होमोलिटिक फिजन है, जिसमें हमें किसका फॉर्मेशन हुआ मैम, रेडिकल का। जबकि बाकी दोनों केसेस कैसे हैं, हेट्रोलिटिक फिजन के केस हैं, जिसमें आयनिक चार्जेस का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, होमोलिटिक फिजन की वजह से क्या होता है मैम, पहली बात तो होमोलिटिक फिजन जो होता है वो रेडिकल का फॉर्मेशन करवाता है, और जो रेडिकल होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। स्टेबिलिटी तो बहुत कम होती है लेकिन रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। याद करो वो रिएक्शन, याद करो वो रिलेशन जिस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके मैम, रिएक्टिविटी के। याद करिएगा जब मैंने आपको बताया था कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा, और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना कम स्टेबल होगा। हमारे इंटरमीडिएट सारे के सारे इंटरमीडिएट्स कैसे होते हैं मैम, हाईली रिएक्टिव। अगर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, सीधी सी बात है स्टेबिलिटी कैसे हो जाने वाली है, एकदम कम हो जाने वाली है। तो फ्री रेडिकल आपका काफी ज्यादा स्टेबल नहीं होता क्योंकि काफी ज्यादा वो रिएक्टिव होता है। दूसरी चीज, होमोलिटिक फिजन में एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है इस तरीके से कि हर एक फ्रेगमेंट के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके अलावा होमोलिटिक फिजन कहाँ होता है मैम, यूजुअली नॉन पोलर बॉन्ड्स में होता है, पोलर में तो नहीं होता। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ऑलमोस्ट मैम सेम रहनी चाहिए। और जो सेकंड एंड थर्ड केसेस थे वो मैम चार्ज आयंस वाले थे, जिसमें एक कैटायनिक चार्ज रिसीव हो रहा था आपको और दूसरा एनायनिक चार्ज रिसीव हो रहा था।
और यहाँ पर क्या था मैम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको आप कार्बोनियम आयन बोल दो, जो नेगेटिव चार्ज है उसको आप कार्बन आयन बोल दो। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। उसके अलावा यहाँ पर क्या था, उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जहां हमने इंडिविजुअल होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन कवर करा है। जैसे होमोलिटिक फिजन होगा तो बराबर बराबर हिस्सों में रेडिकल बन जाएगा, हेट्रोलिटिक अगर फिजन होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा सारी डेंसिटी उसकी तरफ, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली आयनिक चार्जेस हमें रिसीव हो जाएंगे। डन। तो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। मैंने बोला था बहुत छोटा सा लेक्चर होगा ये, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करा, दैट इज होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब ये जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इस लेक्चर को बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम और भी सारी चीजों को कवर करेंगे और भी नए नए टॉपिक्स कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, और अपनी तैयारी, अपना प्यार, अपना मोटिवेशन ऐसे ही बनाए रखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। गुड लक।